रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। पर हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मिशन एक्सेसिबिलिटी और रेडियो उड़ान कोलैबोरेशन में एक सीरीज कर रहा है जिसमें हम आपके लीगल राइट्स की बात करते हैं। इस सीरीज को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और मिशन एक्सेसिबिलिटी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को वो प्रो बोनो अवेयर कर रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में बता रहे हैं और उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे साथ आज राहुल बजाज साहब रहेंगे जो को फाउंडर हैं मिशन एक्सेसिबिलिटी के और सीनियर एडवोकेट हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल फर्टिलिटी में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को बहुत बार एक्सक्लूड कर दिया जाता है। हर दूसरे दिन एक नया केस आता है, एक नई खबर आती है कि आज MBBS में इनको दाखला नहीं मिला, आज इनको एक्सक्लूड कर दिया, आज इस ग्राउंड पे एक्सक्लूड कर दिया। इस पर बहुत सारे केसेस भी लगे हैं, बहुत सारी इस पे जजमेंट्स भी आ रही हैं। तो आज हम डिटेल्ड में बात करेंगे कि मेडिकल फर्टिलिटी में क्या चल रहा है, इस पे बात करेंगे। राहुल साहब हमारे साथ। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार दानिश जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड टू बी विथ यू अगेन। राहुल जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए हो रहा है कि रोज एक नया केस आता है, एक नई खबर आती है। तो थोड़ी बैकग्राउंड समझना चाहते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड समझाएं कि ये जो केसेस से पहले MCI क्या कहता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके। एक बहुत फेमस केस भी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कहा गया था कि आई थिंक 80% वाले से कम वालों को ही एडमिशन देंगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझाएं हमें। राइट, तो इसका ऐसा इशू इसलिए ज्यादा आता है कि MBBS में बिकॉज जो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, जिसको हम पहले MCI या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे, उसको अब NMC बुलाया जाता है। तो इनके कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को किन सर्कमस्टांसेस में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये प्रिस्क्राइब किया गया है। तो
पहले तो वो लोग डिसेबल्ड लोगों को बिल्कुल ही रिजर्वेशन देते नहीं थे एमबीबीएस में, अर्ली 2000s वगैरह में। फिर उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और बाकी लोगों ने सस्टेन एडवोकेसी की, जिसके परसुएंट टू विच रिजर्वेशन देना शुरू किया 2016 एक्ट में। जैसे आपको मालूम है कि जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, मतलब 40% के ऊपर, उनको 5% रिजर्वेशन का एंटाइटलमेंट है, राइट, सेक्शन 32 में। नाउ एनएमसी भी अपने एमबीबीएस में या फिर पीजी के लेवल में, ऐसा नहीं है कि ये 5% रिजर्वेशन देता नहीं है, देता है, बट इशू इस वजह से आता है कि दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो काफी आर्बिट्ररी हैं और थोड़े से कॉन्ट्ररी हैं जो एक्ट है उससे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन, मतलब उनका काफी परसेंटेज बेस्ड अप्रोच है, क्वांटिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, कि जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, चाहे फिर वो एमबीबीएस हो या पीजी का भी लेवल हो, 40% से ज्यादा जिसका परसेंटेज हो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो 80% से ज्यादा गाइडलाइंस बोलती हैं कि सिर्फ केस टू केस बेसिस पे अगर इंसान सुटेबल रहा तो उनको अलाउ किया जाएगा, बट मोस्टली डिसअलाउ ही किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि अलाउ किया जाए। अभी तक ऐसा होता था, अभी जो जजमेंट आई है उसके बाद थोड़ी चीजें बदल रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। बट मेन इशू यही था, एक तो क्वांटिफिकेशन पे वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि परसेंटेज अगर हमारे प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है तो हम अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरा काफी हमारे केसेस लोकोमोटर डिसेबल्ड लोगों के रहे हैं। जैसे कि एक हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस बंदे के 5 हाफ ग्रोन फिंगर्स हैं, राइट, 3 एक हाथ में और 2 दूसरे हाथ में। तो उस वजह से उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके दोनों हाथ इंटैक्ट होने चाहिए, और इसको वो ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि 2 फिंगर भी मिसिंग हो तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिंगर आधी हो या हाफ ग्रोन हो या कुछ भी हो तो उस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इफेक्टिवली ये 2 इश्यूज की वजह से काफी ज्यादा लिटिगेशन इस पे हम देख रहे हैं। राइट। अब हमें ये बताएं कि जो मिशन एक्सेसिबिलिटी केसेस टेकअप कर रहा है, हाँ जिसमें जी, जजमेंट आई है, वो केस कौन कौन से हैं? हाँ जी, तो काफी सारे 5-7 केस रहे हैं इस पर्टिकुलर साइकिल में, बट मैं आपको जो मेन वाले हैं मतलब उनका एक ओवरव्यू देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट केस हमने किया है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ओम राठौड़ का। ओम राठौड़ एक पर्सन है जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, 88% उनके डिसेबिलिटी असेसमेंट के हिसाब से। अब उनको उन्होंने जो नीट यूजी एग्जाम था उसमें उनको 601 मार्क्स मिले थे 720 में से, जो काफी अच्छे मार्क्स कहलाए जाते हैं। मतलब अगर उनको डिसेबिलिटी नहीं भी होती तो उनको काफी, रिजर्वेशन नहीं भी होता डिसेबिलिटी वाला, तो भी उनको काफी अच्छी सीट ही वुड हैव गॉटन। इनफैक्ट स्टेट में उनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 4th रैंक मिला महाराष्ट्र में, बट इसके बावजूद उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो एनएमसी का प्रोसेस ये है कि एक बार आप एग्जाम दे दो, आप एग्जाम क्लियर कर दो, उसके बाद वो आपको असेस करते हैं कि आप एमबीबीएस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप पूरा साल प्रिपेयर कर लोगे ये सोच के कि मैं एलिजिबल हूँ, आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यार मेरे को तो एडमिशन ही नहीं दे रही बिकॉज मेरा डिसेबिलिटी के हिसाब से दे आर डिस्क्वालिफाइंग मी। दिस इज द बेसिक, वन ऑफ द बेसिक इश्यूज। तो इस बंदे के साथ भी यही हुआ कि आफ्टर ही गॉट हिज मार्क्स दे डिस्क्वालिफाइड हिम, और उन्होंने इसे इसी वजह से किया कि उसका 88% था और उनकी गाइडलाइंस में 80% तक ही अलाउड है, राइट। तो उसने इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, नागपुर बेंच में। वहां पे हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ नहीं दिया क्योंकि वो बोले कि इनका फेयर असेसमेंट है, और एक्चुअली गाइडलाइंस तो बोलती हैं कि 80% के ऊपर भी अलाउ करेंगे केस टू केस, बट कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे अलाउ करना है और क्या अलाउ, मतलब वो ये बोलती है कि आपको 80 से यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू लेस देन 80%। अब किसी की डिसेबिलिटी आप ब्रिंग डाउन थोड़ी कर सकते हो, वो इंसान उसके साथ अडेप्ट ही कर सकता है। तो ये पूरा अप्रोच ही मिसप्लेस्ड है। तो इस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो फिर हाई कोर्ट ने भी अफर्म किया बोर्ड का डिसीजन। तो व्हेन वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी असेसमेंट ऑर्डर किया, उसमें भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये बोल के कि असिस्टिव डिवाइसेस के साथ करने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे अगले को असेस किया जाए। एमबीबीएस कोर्स काफी रिगरस कोर्स है, और क्योंकि इसकी डिसेबिलिटी अपर लिम्स की है, हैंड्स वगैरह में है, उसको व्हीलचेयर पे है वो बिकॉज ऑफ इट, तो वो अपर लिम्स में आगे जाके इशू आएगा तो एमबीबीएस नहीं कर पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को हमने कहा कि इन लोगों ने ये कोई जवाब नहीं हो सकता कि क्योंकि हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है कि असिस्टिव डिवाइसेस से कैसे असेस करें, इस वजह से हम करेंगे ही नहीं। आफ्टर ऑल ही हैज द राइट टू बी एजुकेटेड, उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। माना कि कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इशू आ सकता है, बट आप ये तो देखो कि रीजनेबल अकोमोडेशन और असिस्टिव डिवाइसेस के बावजूद नहीं हो पाएगा क्या। तो इसलिए हमने सजेस्ट किया कि डॉक्टर सतेंद्र सिंह से इसको असेस कराया जाए, क्योंकि एक जजमेंट आई थी उसी के 4 दिन पहले, जिसका नाम था ओमकार रामाचंद्र गोंड करके। वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, वो हमने नहीं किया था, मगर वो केस में ऐसा था कि अगेन उस बंदे को स्पीच इम्पेयरमेंट था, स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि उसका 40% से ज्यादा आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीअसेसमेंट में पाया कि वो कर पाएगा, ऐसा इशू नहीं है, और तब उन्होंने फिर काफी डिटेल गाइडेंस दिया एनएमसी को, ये बोल के कि आपको परसेंटेज बेस्ड ना करते हुए एक फंक्शनल अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। और उन्होंने स्पेसिफिकली 3-4 लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया कि जिन्होंने डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटी हु हैव डन एक्सट्रीमली वेल, जैसे कि सुधा चंद्रन, श्रीकांत बोला एंड डॉक्टर सतेंद्र सिंह। तो हमने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद डॉक्टर सतेंद्र सिंह को क्रेडिबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो क्यों नहीं आप उन्हीं से रीअसेसमेंट कराते हो। तो दे अग्रीड विद अस, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बेंच था, एंड उन्होंने सतेंद्र सिंह से करवाया। एंड डॉक्टर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में काफी डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया कंपेयर टू द बोर्ड, बिकॉज ही कॉल्ड इट एन एबिलिटी असेसमेंट रादर देन अ डिसेबिलिटी असेसमेंट। एंड उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द रीजनेबल अकोमोडेशंस यू विल नीड, अभी तक कैसे परफॉर्म करते आए हो। उन्होंने पूरा करिकुलम पढ़ के देखा कि हर साल में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और कौन सा सब्जेक्ट ये कैसे कर पाएगा, और उस बेसिस पे उन्होंने काफी लंबी 10-15 पेजेस की रिपोर्ट लिखी। और उन्होंने कहा कि यस, हाइट एडजस्टेबल जैसे टेबल्स होते हैं ये यूज करके, या फिर समटाइम्स अगर कुछ नहीं हो पा रहा हो इशू, तो ह्यूमन सपोर्ट से वेरेवर सपोर्ट इज नीडेड वो कर पाएगा। उन्होंने पूरे सिमुलेशंस वगैरह कराए उससे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सिंह की बात मान ली और उन्होंने इनको सीट दे दी, और ये तक कहा कि अगर सीट, क्योंकि जब होता क्या है कि ये केसेस के दौरान काउंसलिंग तो चल रही होती है, तो काफी हद तक उस चीज में भी लोग मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो कोर्ट ने कहा कि फ्रेश सीट क्रिएट की जाए इसके लिए, अगर नहीं है तो ये एक जजमेंट है। फिर एक दूसरा मैटर हमारा एक जो है वो कबीर पहाड़िया का, जो मैंने आपको बताया, जिसमें उसके 5 हाफ ग्रोन फिंगर्स हैं, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में हम गए तो पहले तो सिंगल जज थी, उन्होंने रीअसेसमेंट कराई, उसमें भी उन्होंने बोला कि मैं मेडिकल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसेंशियल स्किल्स नहीं हो पाएंगे। फिर हमने उनको ये डिवीजन बेंच में कहा कि आप रीजनेबल अकोमोडेशन के साथ इनको बोलिए कि असेस करें, तो रिपोर्ट में केवल एक लाइन में कहा गया कि रीजनेबल अकोमोडेशन भी हमने देख लिया नहीं हो पाएगा। और हमने कहा डॉक्टर विद डिसेबिलिटी होना चाहिए, पर वो डॉक्टर का खुद का रिग्रेसिव माइंडसेट था। ने कहा कि मेरे को खुद मैं एक 3 व्हीलर नहीं चला सकता, मेरे को डिसेबिलिटी है, तो रूल्स होते हैं, क्या किया जा सकता है। अब ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो तीसरा एक गौरी का मैटर है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हम कर रहे हैं। जो पीजी की स्टूडेंट है, 60% उनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको भी एमबीबी, मतलब उन्होंने एमबीबी, उनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो वो सेकेंड ईयर में जब थी तब से रहा। उसके बाद उन्होंने गढ़चिरौली में जाके काम किया नक्सल अफेक्टेड एरिया में, और काफी अच्छे से परफॉर्म करती आ रही हैं, बट उसके बावजूद उनको एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि उनका 60% है विजुअल और अलाउड अप टू 40% है। तो उनको भी अभी डॉक्टर सतेंद्र सिंह से इवेल्युएट कराया गया बॉम्बे हाई कोर्ट से, और उनको अभी एडमिशन मिल गई है इसी हफ्ते। एक और केस हमारा चल रहा है सुयाश पाटिल का, वो हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड कैंडिडेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके केस में मजेदार चीज ये है कि
पहले तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी 40 से ज्यादा है, 58 है। फिर बहुत मुश्किल से हमने रीअसेसमेंट करवाई, रीअसेसमेंट की रिपोर्ट ही घूम गई हाईकोर्ट रजिस्ट्री में, उस चक्कर में 1 महीना वेस्ट हो गया। उसको हाथ मिली सीट, कॉलेज ने कैंसिल कर दी कि रिपोर्ट लाओ तभी हम एडमिशन देंगे ये बोल के। अब ये इशू है कि रिपोर्ट जो है वो ये बोलती है कि आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, 39% है आपकी। हियरिंग इम्पेयरमेंट आपकी 0% है, जबकि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बोलता है 17% है। तो अब वो ये नहीं कह रहे कि आप एलिजिबल नहीं हो, वो कह रहे हैं कि एलिजिबल हो पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तो अब वो चीज हमको आर्ग्यू करनी होगी। तो ओवरऑल मतलब हर लेवल पे इश्यूज हैं ये प्रोसेस। करेक्ट। ये हो गया एक लीगल साइड जो अलग अलग केसेस में चल रही है। गौरी जी का आपने एक एग्जांपल दिया, राजस्थान से भी बहुत सारे कॉल्स मुझे आए जिनको एडमिशन नहीं मिली और मैंने डॉक्टर सत्येंद्र के पास उनको रेफर भी किया टाइम टू टाइम। अब मैं एक एक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव से पहले आपसे थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए समझना चाहता हूँ। राइट। जितने केसेस आप बोल रहे हो वो सारे एमबीपीएस के हैं, राइट? राइट, हम बात कर रहे हैं। हाँ, बस गौरी जी का पीजी का है, मतलब एमडी का है उनका, बाकी सारे एमबीबीएस के। एमबीबीएस और एमडी को हम इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जब एडमिशन इनको अब मिल गई और काफी सारे लोगों को आपने एडमिशन दिला दी, राइट। अब उसके बाद क्या ये सिर्फ सर्जरी जो सर्जन डॉक्टर होते हैं वही चॉइस होती है, या क्या इनको आगे जॉब लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है? तो थोड़ा लिसनर्स को समझाएं आप कि क्या डिसेबिलिटी के साथ एक सर्जन परफॉर्म कर सकता है जिस तरह के इनके इश्यूज हैं उसमें कोई आगे भी इनको प्रॉब्लम जब जॉब के लिए जाएंगे आ सकती है क्या? तो इसमें देखिए वन एस्पेक्ट इज कि जैसे गौरी जी हैं, उन्होंने तो स्पेसिफिकली बोला है कि बिकॉज मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट है तो मैं सर्जरी में, आई अंडरस्टैंड कि मेरे से सर्जरी विल नॉट बी पॉसिबल, तो मुझे कम्युनिटी मेडिसिन करना है जो एक अराउंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम जो रहता है उसमें वो होता है। ये नहीं कि आपको खुद जाके सर्जरियां करनी होती है, आपको कम्युनिटी लेवल पे क्या हेल्थ केयर नीड्स है वो मीट हो रही है या नहीं ये देखना रहता है। या फिर साइकाइट्री हो गई। अब जैसे टीना जी का भी केस है जो जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिनको अलाउ किया है 70% हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनको डर्मेटोलॉजी करने का उनका है, तो उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो डर्मेटोलॉजी तो स्किन का इशू है, वो तो इंसान कर ही सकता है। तो कुछ ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन डेफिनेटली हैं जहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर सर्जरी है, माना कि अभी रोबोटिक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, बट अगर हम एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव लें तो कुछ चीजें वन मे नॉट बी एबल टू डू रियलिस्टिकली, जिसके लिए हैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपको एक सर्जरी करनी है, किसी का हर्निया निकालना है, व्हाटएवर, तो फॉर दैट यू विल नीड। बट मेडिसिन सिर्फ वही नहीं होता है, मेडिसिन में और भी बहुत नॉन सर्जिकल ब्रांचेस होती हैं जो इंसान कर सकता है या फिर पढ़ा सकता है। तो वो चीज रिसर्च कर सकता है, वो चीजें अलाउ करना जरूरी है, इज व्हाट आवर आर्ग्यूमेंट हैज बीन ऑल अलोंग। एंड आगे जाके यस प्रॉब्लम तो आ सकती है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बिकॉज हर लेवल पे ऑब्स्टेकल्स हैं। अब जैसे टीना शर्मा का ही केस ले लो आप, जिसका भी कल सुप्रीम कोर्ट ने जिनको अलाउ किया है, उनका भी केस में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो बेसिकली 2018-19 में उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया, तब जाके वो एमबीबीएस करने लगी, राइट? क्योंकि उस टाइम पे भी यही था। अब उन्होंने एमबीबीएस कर दिया, पीजी के लेवल पे फिर से वो उसी चीज में फंस गई। उनके 2 केसेस चल रहे हैं, एक तो कैट में चल रहा है कि कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा हियरिंग इम्पेयरमेंट में, जो केस मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। और दूसरा जो प्रशांत भूषण जी ने कल आर्ग्यू किया कि नीट पीजी के लेवल पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, और रिजर्वेशन क्या एलिजिबिलिटी ही नहीं है, 40% से ज्यादा हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो स्ट्रगल तो है, नो डाउट अबाउट इट। अब ये बताएं कि जो चीज हमें समझ आ रही है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एमबीबीएस का मतलब सर्जरी, राइट, लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे पास सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं जहां डिसेबल्ड डॉक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड में हैं।
तो अब एनएमसी क्या कहता है कि अब क्या वो दोबारा से अपनी गाइडलाइंस को रीअसेस करेंगे या वाइफिकेशन करेंगे कि किन किन चीज़ों में डिसेबल्ड जा सकते हैं और किन चीज़ों में नहीं जा सकते? अब आप लोगों की डिमांड क्या है और क्या एनएमसी कुछ नई गाइडलाइंस पे फोकस कर रहा है? राइट। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि अभी एनएमसी का जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है वो ऐसा है कि आपको रिजर्वेशन, मान लो 1 मिनट के लिए आप क्वालिफाई हो भी गए, ठीक है, आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो उनके लिमिट्स हैं उसके अंदर अंदर कैसे तैसे आ रहा है, या फिर कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर भी दिया तो आप चले गए, बट जैसे डॉक्टर संजय जैन ने एक फ्रेज यूज किया था कि ये पैरा ड्रॉप करने वाली बात हो गई किसी को उस कोर्स में। इट्स नॉट कि आप उनका मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट एनेबलिंग उनके लिए क्रिएट कर रहे हो, आप बस ये बोल रहे हो कि ये हमारा कोर्स है, अब इसमें इफ यू आर एबल टू फिट इन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू आर आउट। तो जो हम कहते हैं फिटिंग अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ये वैसी वाली बात है। तो नेचुरल सी चीज है कि लोग डिस्क्वालीफाई होंगे ही और उनको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज रीजनेबल अकोमोडेशन की कोई बात नहीं कर रहा है एनएमसी। जैसे यूके में गाइडेंस है वेलकम एंड वैल्यूड नाम की, इसमें डिटेल में दिया गया है वहाँ का जो जनरल मेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा कि कहाँ हद तक रीजनेबल अकोमोडेशन दिए जाएंगे कब। एनएमसी ने सीधा सीधा बोल दिया था कि नहीं नहीं हमको तो नहीं लगता कि ये रीजनेबल होगा, राइट। तो अब सुप्रीम, अब मतलब पहले तो 2022 की एक जजमेंट है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएमसी को बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर, नेहा पुदील नाम का केस है, आप लोग गाइडलाइंस अपनी इवॉल्व करिए कि जिन लोगों को हैंड में भी इशू है उनके लिए क्या आप एमबीबीएस में रिलैक्सेशन कर सकते हो। कि उनको मान लो जैसे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है स्कूल लेवल पे, तो वो उसको उससे आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो माइक्रोस्कोप में एल्गी को देखेगा, वो नहीं देख पाएगा। तो इन द सेम वे क्या एमबीबीएस के लेवल पे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, ये चीज कंसिडर करने के लिए कहा गया था, बट उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है 2 जजमेंट्स में, तो वो लोग रिवाइज कर रहे हैं। वो लोग आजकल वो भी अपने केसेस में यही बोलते हैं कि हम रिवाइज कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 बातें हैं। नंबर 1, जो रिवीजन का प्रोसेस है उसमें जो कमिटी बनाएंगे, दैट कमिटी हैज टू हैव एडिक्वेट डिसेबल्ड रिप्रेजेंटेशन। जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हो गए या और भी डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई डिसेबल्ड है तो वो डिसेबल्ड के लिए अच्छा ही सोचेगा, ऐसा भी नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनलाइज्ड एबलिज्म भी होता है बहुतों में। तो जिनका थोड़ा सा डिसेबिलिटी राइट्स और जस्टिस में इन्वॉल्वमेंट है, जो एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चल सकते हैं, वैसे लोग होना इस कम्युनिटी में जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उनको ये देखना रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी क्वालिफाई कर रहा है अपने बलबूते पे नीट यूजी के थ्रू, तो उसको कैसे बेस्ट अकोमोडेट किया जा सकता है। और अगर कोई कोई ब्रांचेस से उसको डिस्क्वालीफाई करना हो तो वो कर दिया जाए, ना कि पूरे के पूरे एमबीबीएस डिग्री से ही आप उसको हटा दो। ये उनको देखना होगा। नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ बोला है अभी कि जैसे हर कॉलेज में एनेबलिंग यूनिट्स होने चाहिए, जैसे ही इंसान क्वालिफाई करे उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कौन से कॉलेजेस में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, कौन से में नहीं है, ताकि अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो इन सब चीजों पे उनको काम करना है, बट कितना करेंगे आई हैव माय सीरियस डाउट्स अबाउट इट। कितनी लंबी लड़ाई अभी और लड़नी पड़ेगी हमें? देखिए, अब गिवन कि एट द लेवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो गाइडेंस आ चुकी है, तो होपफुली बहुत लंबा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज दे फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंटेम्प्ट एक्शन। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से नहीं कंप्लाई कर रहे तो कोई भी कंटेम्प्ट केस फाइल कर सकता है उनके अगेंस्ट। तो इसलिए करेंगे तो सही कुछ ना कुछ, बट कितना प्रैक्टिकली यूजफुल करते हैं या फिर जस्ट इट्स टोकनिस्टिक, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिकॉज काफी जैसे मेरा जो ओपोनेंट थे दिल्ली हाई कोर्ट में, वन ऑफ माय मैटर्स, ही वाज लाइक हाथ जिसको नहीं है वो कैसे मेडिसिन करेगा, कर ही नहीं सकते, सो दे हैव अ वेरी रिग्रेसिव माइंडसेट। तो इट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम। कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। well this year there has definitely been a dent, क्योंकि इतनी सारी जजमेंट्स आ गई हैं, तो होपफुली नाउ दे आर फीलिंग द प्रेशर, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो वो करेंगे। अब
क्या व्हाट शेप दे टेक, ये थोड़ा देखना रहेगा। और नेक्स्ट साइकिल के शुरुआत से पहले होना जरूरी है, ताकि लोगों को पता रहे। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगला पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को फिर क्या बोलें, कि वो प्रिपेयर करे या ना करे अगले साइकिल के लिए। क्योंकि फिर से उसको अगर जैसे ये कबीर का केस हो गया, अब क्या मालूम वो लोग क्या गाइडलाइन लाएंगे। इस बेसिस पे तो बंदा प्रिपेयर नहीं कर सकता साल भर की, कल को गाइडलाइंस आएंगी वो मेरे सूटेबल होंगी मेरे लिए, राइट। तो ये काफी मुश्किल होता है लोगों को इस चीज के थ्रू गाइड करना प्रॉपर तरीके से। जैसे उन्होंने बात की कि हम रिवाइज कर रहे हैं, हम्म, जहाँ आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, हम्म। तो उस दिशा में क्या काम स्पीडली हो रहा है, जहाँ आपको अभी वो आई वॉश लग रहा है? देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस with the NMC, my past experience does not inspire confidence, but I am hopeful कि अब कोर्ट्स ने बोला है, so we have to work with them. Ultimately, मेडिकल फील्ड में तो वही रेगुलेटर है, so there is no denying that। हम कितना ही कुछ बाहर से बोल रहे हैं, अल्टीमेटली डिसीजंस तो उन्हीं को लेना है, उन्हीं की बात मानी जाएगी, बिकॉज वो एक्सपर्ट्स हैं। तो वी हैव टू सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन। नहीं तो ऑब्वियसली हम लोग तो हैं ही, इनकेस लोगों को फिर भी उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई या कुछ अनजस्ट हो रहा है, तो देन ऑब्वियसली विल बी टेकन अप इन एन अप्रोप्रिएट वे तो लीगली। अभी आपने एक लाइन बोली कि पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो बच्चे की तैयारी करवाएं अगले साइकिल के लिए, जब बच्चा भी कंफ्यूज रहता है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं That's आपसे right. पूछ रहा हूँ, क्या अगले साइकिल के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं? देखिए, कुछ मतलब इट डिपेंड्स ऑन। अब जैसे कबीर का केस है, जिसके केस में 3 बार कोर्ट ने बोला है कि आप मतलब नहीं कर पाओगे, गलत तरीके से बोला है। बट मैं उसको फ्रैंकली ये एडवाइस देता हूँ कि ऑफकोर्स हमारा मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एंड वील टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। बट आप ये सोच के चलो कि ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर से आप करोगे। मैं नहीं चाहता है कि आपका अननेसेसरीली फिर से वही चीज में जाके आप फंस जाओ। क्योंकि मतलब मेरे को तो उससे मतलब फायदा होगा एज अ लॉयर, मेरे को केस मिलेगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उस बंदे का इन आई डोंट वांट अनदर ईयर टू गेट लॉस। तो इसलिए उस तरीके के केस में मेरी ये एडवाइस रहती है। बट बाकी टाइप के केसेस में, जिसमें अभी जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसका सिर्फ परसेंटेज का इशू है कि 40% से ज्यादा है इस वजह से, या फिर 80% से ज्यादा है इस वजह से रोक रहे हैं, तो इन टाइप के केसेस में मैं मतलब अब तो क्योंकि कोर्ट्स ने कहा है, तो आई वुड से कि अगर कोई उसको किसी को एप्टीट्यूड है तो उसने डेफिनेटली करना चाहिए। बट जो इंसान ऑलरेडी सफर कर चुका है, उसको मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि वो और सफर करे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन, आप पूरा करते हो, उसके बाद देन यू हैव टू कोर्ट्स के चक्कर काटना 6-6 महीने, पता नहीं क्या हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स अ रियल टोल ऑन द होल फैमिली। बहुत सही कह रहे हैं आप। तो ये बताएं राहुल साहब कि अब 21 डिसेबिलिटीज हैं, अब जो Right. लोग हमारी अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग सुन रहे हैं, तो जब वो रिवाइज की बात करते हैं, तो क्या अब क्लियर कट गाइडलाइंस आएंगी कि कौन सी डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज, या अभी भी ये ऐसा ही चलता रहेगा पर्सन टू पर्सन पे? नहीं तो इस एस्पेक्ट पे भी मतलब फोकस ये नहीं होना चाहिए कि अगले की परसेंटेज क्या है। फोकस ये होना चाहिए कि कोई डिसेबल्ड इंसान है और वो एमबीबीएस वाले सिस्टम में आ रहा है अपने मार्क्स को क्लियर करके, चाहे फिर वो पीडब्ल्यूडी कोटा में आ रहा है या जनरल कैटेगरी में अपने मेरिट पे आ रहा है, तो उसको आप कैसे अकोमोडेट करोगे। तो इस दिशा में उनको डायरेक्शंस बनानी होंगी कि रीजनेबल अकोमोडेशन हम हर कॉलेज को कहते हैं कि आप ये 10 चीजें करो, चाहे आप इनेबलिंग यूनिट रखो। इन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट ली थी जब डॉक्टर सिंह की रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट में, कि ये तो चलो बहुत आइडियल बात हो रही है, हमारे कॉलेजेस में ये नहीं है ऐसी चीज। तो हमने कहा था ये आप किस मतलब आपको शर्म नहीं आ रही कि ऐसी चीज बोल रहे हो 2024 में, जब लॉ रिक्वायर करता है कि आपको रीजनेबल अकोमोडेशन और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है, और आप खुद ये आके बोल रहे हो कि हमारे कॉलेजेस में ही नहीं है, तो आप इतने सालों से क्या करते आ रहे हो कि अगर आप ऐसी चीज बोल रहे हो। सो दे हैव टू एंश्योर कि दे फोर्स देयर कॉलेजेस टू हैव ऑल ऑफ दीज मेजर्स इन प्लेस। एंड मैं मानता हूं कि कुछ केसेस, नंबर 1 जैसे मैंने पहले ही बोला
कि हर इंसान हर ब्रांच ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकता, हमको कुछ लिमिटेशंस तो माननी पड़ेंगी। नंबर 2, उसके बावजूद कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो पाए, क्योंकि रीजनेबल अकोमोडेशन में भी एक अनड्यू बर्डन का लिमिट रहता है कि मतलब ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी आप मांग सकते हो। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि उसके बाद भी इंसान ना कर पाए, बट दैट वुड बी द एक्सेप्शन एंड नॉट द नॉर्म। ऐसा नहीं होगा कि हर केस में ही हो जैसे आजकल हो रहा है। इन सम वेरी स्पेसिफिक केसेस वेयर यू नो और तीसरी चीज ये है कि अभी कोई अपेलेट मैकेनिज्म भी नहीं है कि मतलब अगर आप बोर्ड के फाइंडिंग से डिससैटिस्फाइड हो तो आप कुछ अपील कर सकते हो, तो एपिलेट बोर्ड होना जरूरी है। उन्होंने रीजन्ड फाइंडिंग्स देने जरूरी है। रीजन मतलब ये नहीं सिर्फ बोल देना कि यार एमबीबीएस कोर्स तो बड़ा मुश्किल है, इससे नहीं हो पाएगा। रीजन ये कि इस इंसान को ये लिमिटेशन है, ये स्पेसिफिक कोर्स वो नहीं कर पाएगा, और ये स्पेसिफिक कोर्स बहुत आवश्यक है, और ये कोर्स किए बिना तो आप डॉक्टर ही नहीं बन सकते। ऐसा बोले अगर, तब जाके अगर कोई किसी को एक्सक्लूड करो तो इंसान माने भी कि हाँ नहीं, रीजन बात है। तो राहुल जी, मुझे अब ये बताएं कि बहुत सारे लोग एक बात जानना चाहेंगे इस शो में, क्योंकि हम हर एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो करनी भी चाहिए ताकि लोगों के Right. जो डाउट्स है वो माइंड में ना रहे। राइट। एक सवाल जो लोग 100% इस समय उनके चल रहा होगा कि जब पता है कि इस मेडिसिन में ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, तो फिर इसी में सब क्यों जाना चाहते हैं जब पता है कि इसमें बहुत समय भी खराब हो सकता है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है पढ़ने के लिए भी और जॉब लेने के लिए भी। तो फिर उनका माइंडसेट क्या है कि क्यों इसमें ही हमें जाना है? नहीं, आई फॉलो दैट, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और ये एक लेजिटिमेट इशू है, क्योंकि मैं एज ए लॉयर तो बोल सकता हूँ डेफिनेटली कि यार मतलब ये आपके हितों की बात है, और ये तो गलत है जो आपके साथ हो रहा है। बट आई अंडरस्टैंड कि इंसान अगर प्लान कर रहा है तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी ध्यान में रख के करता है। जैसे मैंने भी लॉ किया, बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर, नॉट द मेन फैक्टर, बट वन ऑफ द फैक्टर्स वाज कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लॉ में ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा या पीछे हट जाओगे आप बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी। मतलब होगा, बट द डिग्री टू विच इट विल हैपन इज लेस देन इन अदर प्रोफेशंस। तो ये बोलना कि इंसान ये चीज सोचे ही ना या इसको कंसिडर ना ही करे, ये तो गलत होगा। बट हाँ, कि कुछ कुछ लोगों में होता है जुनून, दे हैव दैट बर्निंग डिजायर कि नहीं हमको करना ही है। अब जैसे हमारे कुछ कुछ केसेस हैं, उसमें लोग ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि मुझे बाकी डिसेबल्ड लोगों को के लिए मेडिकल सिस्टम इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर एक्सेस इम्प्रूव करना है। तो जिनमें है वो जुनून या जो करना चाहते हैं, दे शुड बी एबल टू डू इट। बिल्कुल। तो क्या रहेंगे आपके फाइनल वर्ड्स, या कुछ ऐसी चीज जो मैंने ना पूछी हो? एक चीज मैं आपको आपके बोलने से पहले कह दूं यस। कि आपने डिसेबिलिटी सेक्टर में जान फूंक दी है लीगल एडवोकेसी को लेके। तो मिशन एक्सेसिबिलिटी को बहुत बहुत बधाई। एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था लीगल एडवोकेसी में हमारी कम्युनिटी में, तो जिस तरह से वाइब्रेंट तरीके से आप हर तरह के केस उठा रहे हो और लड़ रहे हो, उसमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, अगर नहीं भी कईयों में आ रहे हैं उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं, तो आप लोग बहुत बधाई के पात्र हो। थैंक यू दानिश जी। एंड नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज कोर्ट्स आर द मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर मेनी ऑफ अस। जब हमारी बात नहीं कहीं और सुनी जाती, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, चाहे फिर वो ट्रांसफर का मैटर है, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन का मैटर है, चाहे फिर वो फिल्म एक्सेसिबिलिटी का मैटर है, वो भी होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हर ये लोग कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर इश्यूज पे फोकस होना चाहिए, बट हर टाइप के इशू पे फोकस करना जरूरी है। अब वन लास्ट थिंग आई विल से कि ये जो एमबीबीएस का इशू है, ऐसा ही इशू आईपीएस का भी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 साल से चलता आ रहा है, जो हमें केस कर रहे हैं, एनपीआरडी को हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जिसमें आईपीएस में से भी डिसेबल्ड लोगों को टोटली एक्सक्लूड किया गया है। तो इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जिसमें थोड़ा सा फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसमें हम कैसे कर पाएंगे ठीक तरीके से परफॉर्म और क्या सपोर्ट के साथ, ये अब एक नया सॉर्ट ऑफ फ्रंटियर है। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई तो कर दी है पोस्ट जो 2021 में, तो जो इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड टास्क हैं वहां तो कोई
मतलब एटलीस्ट स्ट्रक्चरली कोई रोकेगा नहीं। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर इनसेंसिटिव हो या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, बट स्ट्रक्चरली आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। बट ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट वाले कोर्सेज हैं, इनमें कैसे आगे बढ़ना है, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू राहुल जी। और Thank you so much. बहुत Yes. डिमांड आ रही है एक और आपके केस की, एनिमल्स वाले की, और लोग हाँ जी। पूछना चाह रहे हैं कि उसमें क्या स्टेटस है, क्या उसको हम पूरे पैन इंडिया की ओर समझ सकते हैं जब वो दिल्ली सेंट्रिक है, क्योंकि बहुत सारे गांव में ये एनिमल्स के कारण एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो मेरे खुद के एरिया में भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो कब बात करेंगे उस पे आप हमारे साथ? देखिए वो वाला केस अभी इस मंडे को ही आ रहा है फिर से कोर्ट में, तो 9 तारीख को। तो ये वाली हियरिंग हो जाए फिर इसके बाद कर सकते हैं, अगले वीक कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, All और right. मजेदार चीजें आपने बताई हैं। थैंक यू दानिश जी। तो लिसनर्स, बात की हमने राहुल बजाज साहब से, जो एडवोकेट हैं, को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटीज के। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का यही मानना है कि आपके राइट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप सशक्त भारत बना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर। और आपको ये भी बता दूं कि जल्द ही हम 2024 फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव, क्या पाया क्या खोया, पर भी बात करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। तो स्टे ट्यून, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट्स टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को। पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट, और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनालिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान।